हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रजातांत्रिक शिक्षण भी जो रचना होती है, प्रजातांत्रिक शिक्षण भी रचना का तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता और अध्यापक दोनों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लगभग समान योगदान होता है। उसे हम प्रजातांत्रिक व्यूह रचना कहते हैं। अगर सामान्य अर्थों में देखें तो अधिगमकर्ता को मुख्य मानकर जो विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए उसे सिखाने का प्रयास किया जाता है, उसे प्रजातांत्रिक व्यूह रचना कहते हैं। और इसका अर्थ डिटेल रूप से पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम लोग प्रजातांत्रिक व्यूह रचना के अंतर्गत अधिन्यास या दत्त कार्य शिक्षण व्यूह रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अगर शाब्दिक अर्थ लिखा जाए, दत्त कार्य शिक्षण व्यूह रचना का तात्पर्य है कि अध्यापक द्वारा विभिन्न विद्यार्थियों के योग्यता, क्षमता, उनकी कुशलता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सौंपते हुए अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अध्यापक जो है छात्रों की योग्यता, क्षमता, कुशलता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कार्य के प्रोग्राम को सौंपता है कि यह कार्य है, इसका इस तरह से करना है, आप करके मुझे दिखाओ। तो ऐसी जो शिक्षण व्यूह रचना होती है उसे हम कहते हैं दत्त कार्य शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। इसको आइए हम लोग डिटेल में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अगर देखते हैं इसको तो अगर देखा जाए तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्यों के अंतर्गत पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो प्रयोगात्मक हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो कोई विद्यालय में, या कोई पर्व हो, या प्रशिक्षण संबंधी कोई कार्यक्रम हो, या प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता इत्यादि संबंधी कोई कार्य हो, यानी शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्यों के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम का प्रबंधन करते हुए छात्रों को जो सिखाने का कार्य किया जाता है उसे हम कहेंगे अधिन्यास या दत्त कार्य शिक्षण व्यूह रचना कहेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ देखिए इसको कार्य प्रबंधन, यानी ये जो भी पाठ्य सहगामी क्रिया है, चाहे प्रयोगात्मक कार्य से जुड़ी हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम से, या पर्व से, कोई राष्ट्रीय पर्व हो, या प्रशिक्षण हो, या फिर प्रतियोगिता हो, जैसे खेल प्रतियोगिता इत्यादि जो होती है, ये सभी प्रतियोगिता हो, इसको जो है ये प्रयोग किस क्रम से करेंगे, किस तरह से व्यवस्थित होकर करेंगे, ये सब बातें इसमें सुनिश्चित की जाती है। और इनके लिए जो भी आवश्यक गतिविधियां हैं, जो भी आवश्यक उपकरण हैं, जो भी आवश्यक किताबें हैं, जो भी आवश्यक तत्व हैं, जैसे रसायन का प्रयोग है, जो भी आवश्यक केमिकल है इत्यादि, जो भी आवश्यकता है उसको कार्यक्रमों के अनुसार आपको मतलब प्रबंध व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। व्यवस्था देते हुए छात्रों को जब इस सब व्यवस्था देते हुए जो छात्रों को जब सिखाने का कार्य किया जाता है उसी को हम कहते हैं दत्त कार्य शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इसीलिए प्रबंधन आया है। कार्यक्रम प्रबंधन करते हुए अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम प्रबंधन करते हुए अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दत्त कार्य शिक्षण व्यूह रचना कहते हैं। अब ये थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा आपकी, यहाँ पर भी छात्र जो है करके सीखता है। करके क्या करता है? सीखता है। यह बहुत एक प्रकार से हम बात कहें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत यह बहुत प्रभावशाली विधि होती है, जिसमें अधिगमकर्ता को किसी कार्य को पूर्ण रूप से सीखने के साथ साथ अस्थायी रूप से उसे स्मृति भी करा दी जाती है, अपने आप स्मृति हो जाती है, क्योंकि वह करके सीखता है। अगर हम यहाँ बात करें, शिक्षक की बात करें, तो शिक्षक जो है इस शिक्षण व्यूह रचना में प्रबंधन का कार्य करता है, यानी हर तरह से व्यवस्थित कार्यक्रम को तैयार करता है, और साथ ही छात्रों को डायरेक्टर का भी काम कर देता है, निर्देशित भी करता है प्रत्येक स्तर पे कैसे कैसे क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी। यानी प्रबंधक और निर्देशक के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है, और कर्ता के रूप में अधिगमकर्ता के रूप में और उस विषय को अनुभव करने या आत्मसात करने की भूमिका के रूप में छात्र होता है। आइए इस विधि के हम थोड़ा सा गुण और दोष को भी देखते हैं। अगर इस विधि की बात करें तो इसके अंतर्गत कार्यक्रम जो तैयार अध्यापक किया है विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए,
तो उस कार्यक्रम के अनुसार जब विद्यार्थी कार्य करता है तो अपनी गति के अनुसार सीखता है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, जो मानसिकता है, उसको अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। पहला गुण ये है। दूसरा गुण अगर हम देखें तो इस विषय को अच्छे ढंग से विद्यार्थी करने के लिए या व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए या जानकारी रखने के लिए विद्यार्थी को उसको स्वाध्याय अध्ययन की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो पुस्तकों का अध्ययन भी करेगा, यानी उसके स्वाध्याय को भी प्रोत्साहन मिलता है इस विधि के द्वारा। तीसरा अगर देखा जाए तो इसमें विद्यार्थी जो है अधिगम के लिए आत्मनिर्भर होता है, क्योंकि उसको सारे कार्यक्रम शिक्षक द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, बस उसे करके दिखाना होता है। तो इसमें विद्यार्थी आत्मनिर्भर होता है और आत्मविश्वास, इन दोनों करने की क्षमता उसके अंदर काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा इसका गुण है। चौथा अगर की बात करें उत्तरदायित्व, छात्रों में कार्य का उत्तरदायित्व जब सौंप दिया जाता है तो उनके अंदर उत्तरदायित्व को उठाने की क्षमता, उत्तरदायित्व के कार्यों की में रुचि लेने की क्षमता, उसे पूरा करने की क्षमता, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली प्रवृत्ति का विकास होता है। यह भी इसकी गुण है, विशेषता है। अगला है रचनात्मक कार्य में प्रेरणा। जब बालक करके कोई चीज़ सीखता है तो उसमें वह कुछ परिवर्तन करके या कुछ घटा बढ़ा करके या पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके, यानी उसमें एक नई सोच, एक नया व्यवहार, एक नया परिवर्तन, एक नई चुनौती को हल करने संबंधी सोच, समझ, विचार इत्यादि भी उठते हैं, बनते हैं। कभी कभी छात्र ऐसे प्रयोग करते हुए कुछ नया भी बता देते हैं। इसीलिए इसमें रचनात्मक कार्यों में यानी निर्माणात्मक कार्यों में इनको प्रेरणा भी इस विधि के द्वारा मिलती है, क्योंकि वह स्वयं जो है कर्ता के रूप भूमिका में। अगला चलते हैं कर्ता की भूमिका में। अगला अनुशासन। इसके अंतर्गत अनुशासन छात्र को पूरी तरह से अनुशासन में रह कर के कार्य करने की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम यानी कार्यक्रम तो शिक्षक द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, उस कार्यक्रम का व्यवहार द्वारा फिलअप जो है छात्रों द्वारा किया जाता है। कहीं भी छात्र अगर उस अनुशासनहीनता या गलत स्टेप उठाता है तो परिणाम उसके सामने आ जाते हैं, तो उसे फिर उसी कार्य को दोबारा करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत जो निर्देश, जो व्यवस्था दी गई है, उसी के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। इसलिए उसके अंदर अनुशासन की प्रवृत्तियों का सहज विकास हो जाता है। और इसका सातवां गुण यह है कि यह करके सीखता है छात्र जो है, इसमें जो है क्रियात्मक रूप में यानी कार्य के रूप में अपने ज्ञान का प्रयोग देखता है, इसलिए जो है इसके अंदर जो है करके सीखने की प्रवृत्तियों का भी जो है विकास, अनुभूतियों द्वारा विकास करने की क्षमता, योग्यता, समझ इत्यादि काफ़ी बढ़ जाती है। यह भी इसकी विशेषता। अगला है अधिगम अस्थायी। इसके अंतर्गत अधिगम जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, क्योंकि बालक जो है प्रयोगात्मक गतिविधियों से जुड़ा रहता है, इसलिए इसमें दीर्घकाल तक उनको याद करने की क्षमता की भी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये सब रहा इसके गुण। अब इसके अगर हम दोष की बात करें तो दोष ये है कि अत्यधिक कार्यक्रमों का बोझ अध्यापक के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हर बालक को ध्यान में रख करके उसे कार्यक्रमों का रूप स्वरूप या विभिन्न बालकों के जो ग्रुप बनाया है उसके अनुसार अगर वो कार्यक्रम तैयार करता है तो उसे कार्य बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसको मैनेज ज़्यादा करना पड़ता है, उसको व्यवस्थित ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा प्रबंधकीय क्रियाकलापों में की जो है ज़्यादा उसकी व्यस्तता बढ़ जाती है। इसलिए अत्यधिक कार्य का बोझ अध्यापक के ऊपर पड़ता है, यह इसका दोष है। दूसरा अगर हम दोष की बात करें तो इसमें समय, धन इत्यादि का बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी, परिश्रम भी ज़्यादा लगता है, तब जा कर के यह प्रोजेक्ट मतलब दत्त कार्य को विद्यार्थी पूर्ण रूप से निर्देशन के अनुसार करने में सफल होता है। इसलिए ये समय, धन और श्रम ज़्यादा अधिक लगते हैं। अगला इसके अगर हम दोष की बात करें तो पाठ्यक्रमों का बोझ। पाठ्यक्रम बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि अब सामान्य एक वर्ष में ही हर चीज़ पूरा कर लिया जाए ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए पाठ्यक्रमों का जो स्वरूप होता है उसकी अवधि बढ़ जाती है और वह बोझिल सा भी हो जाता है, क्योंकि कार्य तो एक ही है लेकिन उसके विभिन्न गतिविधियों या विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न क्रियाओं इत्यादि को अगर व्यवस्थित रूप से पढ़ाते हुए उसे जब प्रयोगात्मक कार्यों में या दत्त कार्यों के अंतर्गत उसे और अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है तो पाठ्यक्रम बहुत बड़ा बन जाता है, यह भी इसका बोझ देखा जाता है। फिर भी अगर हम बात करें दत्त कार्य शिक्षण व्यूह रचना की हम बात करें तो एक प्रकार से यह पूरी तरह से व्यवहारिक है, सामाजिक है, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक व्यवहार को भी सिखाते हैं उसको, और विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को भी उसको व्यवस्थित ढंग से सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ और इसके गुण दोष को आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।